सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ आपको ना राह चलते बसोड़ी में टंग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से। चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। अम्मा आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं बचा, मार डाला सबको। अम्मा आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटक रहे होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी। अब आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते। इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आ बेटा। वैष्णवी बेटा, वैष्णवी
क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप। क्या हुआ? मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है? बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए। ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। पर माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो? बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल। आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तो चल मेरे साथ चल। तो अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर। जब से इस घर में आई है ना, सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। और मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कहीं की। अरे डायन भी 10 घर छोड़ के पार करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए, तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में। और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे 5 का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन। आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते हुए छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर 5 का नाम मुझे ही क्यों मिले? सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़े? तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तू बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना,
भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए इससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दान की दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूँगा, हमेशा इसकी कदर करूँगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूँ। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। कैसे करमराज भैया? बस चिंगारी दीदी, आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आग बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा, हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा, आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा, तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिया है? मैडम, जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, अब टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है। चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए, तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी, और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? हैं जी, 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा, क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोलभाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूट ही तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा, बहस क्यों कर रही है? जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए, रेट तो कम नहीं होगा। आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी, 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई, किस हिसाब से 50 रुपए हो गए?
देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी, आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे, चलो मम्मी। कर्मराज भैया, आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी, अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। भाग कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता, कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लो खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया, मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी? और बहन जी, अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। जब ये राजा को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? चिंगारी दीदी आप? हाँ, मैं गलत समय पे आ गया क्या मैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मम्मी आने वाली थी तो मुझे लगा मम्मी ही होंगी। अच्छा, वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए, मिल के जाती हूँ। और वैसे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ। कैसी है चिंगारी जी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस बढ़िया। और काम वगैरह कैसे चल रहा है? बस तलाश जारी है। लगता है मम्मी आई है, मैं देखती हूँ। अरे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बस बस, फॉर्मेलिटीज रहने दो, इज्जत दिल में होनी चाहिए। माँ, मैं भी आराधक को यही समझा रहा था कि इज्जत तो दिल में होनी चाहिए ना। अच्छा चलिए ना, बैठिए आप। नमस्ते चिंगारी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अच्छा आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बैठना, कितना काम करेगी? सारा दिन काम करती रहती है, आराम भी कर लिया कर। ऑफिस में भी करती है, घर का भी करेगी। चाय प्रतीक बना के ले आएगा ना? माँ क्या बोल रही हो? मैं बना के लाती हूँ ना चाय, आप भी ना। और तुम्हारी जॉब का क्या रहा, मिली कि नहीं, या बस ऐसे ही? चिंगारी जी, अगर किसी को बर्बाद करना हो ना, तो ना 10,000 वाले को 50,000 की नौकरी लगवा देनी चाहिए और कुछ टाइम के बाद उसे हटा देना चाहिए। ना उसे 50,000 की नौकरी मिलेगी, ना वो 10,000 की कर पाएगा। हो गया ना बर्बाद। अरेंज मैरिज है ना, शादी तो आप ही ने सब देख सुना करवाई है ना? हाँ, भाग फूट गए थे हमारे। आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे बुलाया था घर पर? क्यों? चिंगारी जी,
समझाओ ना इसे, इस छोटी सोच वाले इंसान को। आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। प्रतीक, तुम्हारी माँ सच बोल रही है, और वैसे भी आराध्या जॉब कर लेगी तो इसमें हर्ज क्या है? चिंगारी जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आराध्या जॉब करे। अरे औरतें कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ काम कर रही हैं, और ये इंसान किसी दकियानुसी बातें कर रहा है। अरे जब घर की औरतें बाहर काम करने निकलेंगी ना, तो आप जैसे लोग मर्द को तब भी जीने नहीं देंगे। प्रतीक, समाज की सोचोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे की मदद करो ना, तुम दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। और वैसे भी आराध्या के जॉब करने से घर परिवार अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? बात मानो मेरी, जॉब करने दो उसको, ठीक है? ठीक है चिंगारी जी। हाँ तो ठीक था ना, नहीं तो आज भूखे मर रहे होते। प्रतीक ने एक बात सच बोली थी कि आप जैसे लोग इसे जीने नहीं देंगे। अरे मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूँ आप इसे ताना मारे जा रही है, नीचा दिखाई जा रही हैं। आप ही थी ना जब आप बोल रही थी, जब प्रतीक ने मना किया था कि आराध्या को काम नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, आप ही भाषण दे रही थी। जब आराध्या को नौकरी नहीं करने दे रहा था कि छोटी सोच वाला है और तो आदमी को तो कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो फिर अब क्या हुआ? आपकी बेटी तो अब नौकरी करती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली मजबूर लाचार कहाँ से हो गई? अभी तक प्रतीक ही नौकरी करता था, वही घर चलाता था ना। अब आपकी बेटी काम करे तो दिक्कत क्या हो रही है? आप जैसे लोग ना आदमी कंडीशन देख के अपने विचार को बदलते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? बताइए। तो सासू माँ, एक बात का जवाब मैं भी देना चाहूंगा आपको। अभी आपने बोला था ना कि 10,000 के बंदे को कोई 50,000 की नौकरी क्यों देगा? मैं 50,000 का ही बंदा हूं, और 50,000 की सैलरी का वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी बीवी मेरे कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अगर ये नौकरी नहीं करती ना तो 10,000 क्या, मैं 5,000 की नौकरी भी कर लेता। हाँ, मैं तब गलत था जब मैंने इसे नौकरी करने के लिए मना किया, लेकिन चिंगारी दीदी ने उस दिन मेरी आंखें खोल दी थी। आराध्या बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। जब एक औरत काम करती है और आदमी घर बैठा रहता है ना, तो आदमी के अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने बीबी के टुकड़ों पल रहा हूँ, और बुरा जब लगता है जब समाज आके उसे ताना देता है, वो चोट और गहरी हो जाती है। बेटा, जब पति काम करता है ना, तो वो 500 रुपए में भी अपने घर परिवार चला सकता है। 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, हमेशा क्या होता है ना, सोचता है कि अपनी बीवी को सारी सुख सुविधाएं दे। लेकिन जब एक औरत कमाती है ना, चाहे वो 5 लाख क्यों ना कमाए, तो उसके लिए हीन भावना पैदा कर ही देगी। और हमेशा एक बात याद रखना। और सासू माँ, एक बात बताइए, ये नौकरी नहीं करता ना, कम से कम बाकी आदमियों की तरह आपकी बेटी के ऊपर कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा ना? है? अगर आप बुराइयां ढूंढनी स्टार्ट करेंगे ना, तो लाखों बुराइयां मिलेंगी। अच्छाई तो सिर्फ एक ही काफी है। ये मान लीजिए, ये दामाद लाखों में एक है। समझी? चिंगारी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुराई ढूंढने जाओ तो 1000 बुराई मिल जाएगी, अच्छाई एक ही काफी है। बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, फंक्शन में तुम भी इनवाइट हो, तो तुम दोनों ना साथ आना, ठीक है? चिंगारी दीदी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहे। और हाँ, जो बात मैं तुम्हें बतानी आई थी वो तो बताना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी एक नौकरी के लिए बात की है। 2 दिन बाद तुम्हारी ज्वाइनिंग है, और सैलरी शायद लाखों में हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी। खुश रहे। छोड़ दो मुझे। पागल है क्या? ये क्या करने जा रहा तू? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे बस मरना है। तू वहां क्या है बताएगा जो मरने की बातें कर रहा है? अरे मेरी समस्या जानकर करोगे क्या? कोई सुलझा नहीं सकता मेरी समस्या। ऐसी कौन सी समस्या है जो चिंगारी सुलझा नहीं सकती? बता, हुआ क्या है? मेरी माँ और मेरी बीवी की आपस में बनती नहीं है। पहलवान, ये तो सास बहू की समस्या है, हर घर की कहानी है। बात बता, हुआ क्या है? लेकिन अब इस कहानी को बंद करना होगा, क्योंकि इस कहानी के आड़ में कितने आदमी रोज झुलसते हैं ये कोई नहीं जानता। कि आदमी शादी करके पत्नी को घर में इसलिए लाता है कि वो सास बहू में हो रहे झगड़े की परंपरा को चालू रखे? नहीं, बल्कि वो घर में इसलिए लाता है कि वो बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, एक आदमी को पत्नी के रूप में एक सहारा मिल सके। क्योंकि शादी के बाद तो आदमी बेसहारा हो जाता है ना।
अरे जब माँ की सुनो तो बीवी कहती है माँ का लाडला, और पत्नी की सुनो तो माँ का गुलाम, है ना? एक बात बता, ये सास बहू की छोटी छोटी नोक झोंक में मौत को गले कौन लगाता है? आप नहीं समझ रही हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक कब इंसान के अंदर अकेलेपन का बड़ा रूप ले लेती है ना, जो झेलता है उसे ही पता है। अरे ऑफिस जाओ तो वहां सुनो, घर पर आओ तो माँ की सुनो, रेस्ट करने के लिए रूम में जाओ तो बीवी की सुनो। अरे इंसान ने एक ढोलक समझ लिया है जो आए मन करे बजा जाता है। परिस्थितियों से लड़के जो इंसान निकल जाता ना, असल में मर्द वही कहलाता बेटा, समझा? और तूने बोला ना इस कहानी को खत्म करना होगा, हाँ खत्म करना होगा, लेकिन इस जिंदगी को नहीं। ये आए दिन सास बहू की नोक झोंक को, उनकी लड़ाइयों को, उनके ड्रामों को, उनके फालतू फंड की हरकतों को, समझा? और ये सब तू ना मौत को गले लगा के नहीं कर सकता, जिंदा रह के कर सकता है। माँ और बीवी की ये छोटी छोटी शिकायतें हैं ना, आदमी के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती हैं। ये छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आज मैं यहाँ पर जान देने चला आया, उसी का नतीजा है ये। तुम तीनों को अब समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे ना होने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। अभी तुमने बोला ना कि इस कहानी को बंद करना होगा, तो ठीक वैसे ही आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को और समस्या में डाल देना है। अरे हर धर्म हर मजहब में लिखा है कि आत्महत्या एक गुनाह है। तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? हाँ। पता है वो चैन से क्यों सो पाता है? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई जाग रहा है उसके लिए। अरे तुम लोग मिलके उस बच्चे की नींद क्यों हड़पना चाहते हो, क्यों छीनना चाहते हो उसकी नींद को? ससुरा, जब से ये फोन आया है ना, सब बर्बाद हो गया है, सबको अलग अलग कर दिया है। पहले सब लोग एक साथ बैठा करते थे, कितना प्यार था, सब प्यार खा गया ये। अच्छा, और सासों का जो बहुओं पे ताने मारने का सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, और सारी सासों ने तो कस्में खा रखी है कि बहुओं का तो जीना हराम करके रखना है उन्होंने। तेरी जुबान ना बहुत चल रही है, तगड़ तगड़ चलाई जा रही है जुबान को। हाँ, कहाँ गया है तेरा खसम? हाँ, और इतनी रात को कहाँ भेजा था तूने? क्या लेने भेजा उसे? मैं क्यों भेजूंगी भला उन्हें कुछ लाने के लिए? आप ही ने भेजा होगा अपनी दवाइयों के लिए। सारा दिन तो उनसे काम करवाती रहती है, अपने इशारों पे नचवाती रहती है। कहने के लिए मेरा पति, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता है। हाँ, कहने को मेरा बेटा है, पर है जोरू का गुलाम। अब काम धाम करेगी या निठल्ली बैठी रहेगी, बस फोन चलाती रहती है सारा दिन। सारे घर का काम मैं ही करती हूँ, कोई नौकरानी नहीं लगवा रखी है आपने, महारानी बना के नहीं बैठा रखा है मेरे को इस घर में नौकरानी बन के घूमती हूँ मैं। हाँ, सब ठीक है, पूछ अपने खसम को कब आ रहा है। जीना आराम कर रखा है। बातें बनवा लो बस। नहीं आएगा वो। चिंगारी जी, आप भी क्या कह रही हैं? वही जो तुम दोनों ने सुना है अभी। पर वो क्यों नहीं आएंगे? मर गया वो, तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। ये क्या बोल रही हैं आप? एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? सही कहा तुमने, एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है, एक बीवी अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है। अरे सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है, लेकिन ये सास बहू का रिश्ता है ना, किसी की भी बलि चढ़ा सकता है। तुम दोनों से तंग आके उसने नदी में छलांग लगा दी, मर गया वो। लाश तो नहीं मिली, लेकिन ये लेटर जरूर मिला है। मैं आप लोगों की रोज रोज लड़ाई से थक चुका, अब मुझसे ये सब सहन नहीं होता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन आप दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं आप लोगों की जिंदगी से दूर। आप लोग लड़ते रहिए और खुश रहिए। हमने क्या कर दिया?
हमने कभी उसके मन की कुछ भी नहीं सुनी। लड़ते ही रहे। माँ जी सारी गलती मेरी है। मैं हमेशा उनको किसी ना किसी चीज में ब्लेम करती रहती। कभी मैंने समझा ही नहीं। बेटा विजय, कहाँ चला गया तू? एक आवाज पे दौड़ा चला आता था। आज तुझे अपनी माँ के आंसू भी नहीं दिख रहे। माँ जी दवाई खा लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। क्या करना है दवाई खा के? जिसका बेटा चला गया वो जी के क्या करेगी? आज आपकी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज विजय हमारे साथ नहीं है। मैं पता नहीं क्यों आपको हमेशा उनसे अलग करना चाहती थी, हमेशा चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे। पर मैं ये कैसे भूल गई थी कि मैं भी तो एक माँ हूं ना। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना चाहती थी। देखो देखो क्या हुआ आज। विजय हम दोनों को छोड़ के चले गए। उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आजी, जब मैंने चिंटू को जन्म दिया था ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ डंक मार दिया। और वैसा ही दर्द तो आपको भी महसूस हुआ होगा ना, जब आपने विजय को जन्म दिया था। मैं कैसे भूल गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहती थी मैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो ये प्यार देखना चाहता था वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सब इन बातों को क्या फायदा? मेरा बेटा तो लौट के नहीं आएगा ना। अब बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना, अंदर जाके इन दोनों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और भाई, अगर ये मंजर तुम्हारी आत्मा देख रही होती, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा, क्या कर पाती? कुछ नहीं, सिर्फ बेबस खड़े होके देख रही होती, घूर रही होती, निहार रही होती, अपनी आत्मा को कचोट रही होती। समझे? अपने भटकती हुई आत्मा को भटकाने से पहले ना अपने मन पे कंट्रोल करना सीखो। समझे? जाओ अंदर जाओ। कहाँ चले गए थे आप? चिंगारी जी, आपने तो कहा था कि हाँ,
नाटक किया था मैंने, और जानबूझ के नाटक किया था, लेकिन ये सचमुच मरने जा रहा था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो एक खत्म कर चुका होता अपने आप को। आप दोनों की आंखें खोलना चाहती थी मैं, और बताना चाहती थी आपको कि आप दोनों की नोक-झोंक घर में कलेश की वजह से ना ये परेशान हो चुका अपनी जिंदगी से, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए निकल चुका था ये। और मैं इसे भी एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरे ना होने के बाद तेरी माँ और तेरी बीवी का क्या हाल होगा, और इसके ना होने के बाद आप दोनों का क्या हाल होगा। बेटा, आज के बाद हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसने अपनी सारी गलती मान ली है। पर माँ जी, माफी तो आपने मांगी थी ना कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे मुझसे। बेटा, तूने अपनी गलती मानी है ना। देखिए माँ जी, विजय के सामने झूठ मत बोलिए। बेटा, हमारे शरीर में ना एक छोटा सा दिल होता है, और जब ये धक 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 करता है ना, इससे यही पता चलता है कि इंसान अभी भी जिंदा है। तो रिश्ते भी हमारे उसी तरीके से होते हैं। इससे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना, इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते अभी भी बरकरार हैं, दिल के शोर की तरह, धक 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 धक। खुश रहे। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा लौटा दिया, हमारी आंखें खोल दी। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि आज के बाद से ना ये घर में जो आप लोग नौटंकी, ड्रामे, कलेश, जो भी आपकी भाषा में बोला जाता हो वो करते हैं ना, वो बंद कर दीजिए। आप लोग अपनी बातों को लेके ना अपने बच्चे बोझ मत डालिए, क्योंकि जब बाहर इंसान निकलता है ना, हजारों लाखों टेंशनें होती हैं, घर परिवार चलाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी माँ के दवाई की, अपनी बीवी के खर्चे की, हजारों टेंशन होती है। और कभी सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा आप लोग, एक्चुअल में सच में मुद्दे होते हैं क्या सास बहू के बीच में लड़ाई करने के लिए? मुद्दा कोई नहीं होता, बस मुद्दे को हवा दी जाती है, हवा। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे चिंगारी जी। धन्यवाद। चल पहलवान। तो कहने का नाम जिंदगी है, लेकिन जीने के लिए हमें कदम कदम पे मरना पड़ता है। मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल कौन? वही जिसे आपने अपना नंबर दिया था। आप एक बार सड़क पर बेहोश पड़ी हुई थी। पी लो, पानी पी लो, आप पानी पी। अब ठीक हो? आप आराम से जाना घर पे, ठीक है? रिलैक्स करो। सुनो, मेरा नंबर लेके जाओ। मैं आपका नंबर लेकर क्या करूंगा? तुमने जो इंसानियत दिखाई है ना, उससे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और रही बात मेरा नंबर लेके क्या करोगे, तो कहने का नाम जिंदगी है, पर कदम कदम पे खुद को मारना पड़ता है, खुद को जीने के लिए। ले लो नंबर। चिंगारी। शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ हाँ, पहचान लिया। कैसे याद आ गई तुम्हें मेरी आज? याद है आपको, आपने कहा था जीने के लिए कदम कदम पर मरना पड़ेगा। हाँ, तो तुम क्या मार रहे हो? अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मिलेंगी आप? हाँ। थैंक यू। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अपना परिवार चलाने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता। प्लीज प्लीज मुझे करने दो ये काम। किन्नर बनकर हैं? इतना आसान नहीं है ये सब। तुम्हें पता है, जब हम किन्नर लोग मरते हैं ना, तो हमें जूते चप्पलों से मारते हुए शमशान घाट ले जाया जाता है, ताकि दोबारा इस योनि में जन्म ना ले। और तू जानबूझ के इस आग में कूदना चाहता है, इस दलदल में फंसना चाहता है। दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, सोच लेना इस बात को। जीने तो अब भी नहीं दे रही है।
एक मर्द होके परिवार नहीं चला पा रहा हूं। ना मर्दी का खिताब तो पहले से दे रखा है। क्या फर्क पड़ता है, एक लिबास ही तो पहनना है। ये लिबास पहनना इतना आसान नहीं है बेटा। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कोई छक्का, कोई हिजड़ा, कोई छमिया, कोई ताली बजाने वाला बोलता है, तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी एक मजाक बन के रह गई है। अरे बाहर से तन मर्द का और अंदर से मन औरत का। जब लोग हमें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं ना, तो वो मंजर तो तुमने देखा भी नहीं होगा। इसलिए मत कर ये सब, झेल नहीं पाएगा तू। और तुझे जितने पैसे की जरूरत है ना, मैं मदद करूंगी जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। और जब तेरी नौकरी लग जाए तो तू मुझे उधार वापस कर देना। उधार और भीख में सिर्फ इतना ही फर्क होता है, जो लौटा दिया जाए वो उधार, जो ना लौटाया जाए वो भीख। और ये दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं वापस कर पाऊंगा। फिर ये भी तो एक भीख हुआ ना। अपना परिवार चलाने के लिए मैंने लोगों को देखा है औरतों को कपड़े उतारते हुए। पहला इंसान देख रही हूं जो अपना परिवार चलाने के लिए खुद औरतों को कपड़े पहनना चाहता है। पर जब ये दुनिया तुम्हारी इज्जत के कपड़े फाड़ेगी तो तुम्हारी हालत किन्नर से भी बदतर होगी, किन्नर से भी बदतर। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए आप घबराइए नहीं और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें? अरे यार तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। और सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ। चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए। ओके आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी, आप रहती किधर है? बेटा मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में ही घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूँ, कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की।
आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तानी खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं। नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है, तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चलें? जय हिंद बेटा। ये बारिश की बूंदे। पहलवान, हाँ दीदी। पता है बारिश की बूंदे क्या बोल रही हैं? हाँ दीदी। ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि आज तुम लोग भीग जाओ, नहा लो। अरे पहलवान रे तू, भिगाएगा तू मेरे को रे? हाँ, ये बारिश की बूंदे बोल रही हैं कि भीग जाओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भीग जाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो गया है ना। मजा आ रहा दीदी। तू जा फिर नाच पहलवान। इंसान का दिल तपती जमी की तरह होता है जिसे प्यार की बूंदों की तलाश होती है। माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? वही जो तू सोच रही है इस वक्त। हर शाम ये घर कैद खाना बन जाता है। और जिस घर में शराब पीने वाला इंसान होगा ना, उस घर की शाम हमारे घर जैसी होगी। घड़ी और दरवाजे पर निगाहें एक दहशत के साथ। उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा उनकी आंखों के सामने तिल तिल करके मर रहा हो। और माँ जी, उसकी पत्नी पर क्या बीतती होगी जिसका पति लड़खड़ाते हुए कदमों से आता होगा। लड़खड़ाता तो उसका पति है, लेकिन भविष्य हिलता हुआ नजर उसकी बीवी और बच्चों का होता है। हर समय दरवाजे पर इस डर के साथ देखते रहते हैं कि पता नहीं कब आएगा, किसी के साथ लड़ ना पड़ा हो, कोई उसको लेके ना आ जाए, कहीं गिरा ना पड़ा हो। ये सोच भी किसी सजा से कम नहीं है माँ जी। शराब उन परिवारों को भी खोखला कर देती है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आती है। माँ जी, आपको पता है, इस समाज में आधे से ज्यादा अपराध तो इस नशे की वजह से होते हैं। और ये चीज ना शराब पीने वाले को समझ आती है और ना बेचने वाले को। माँ जी, आपको पता है, जब भी मैं शराब की दुकान के आगे से निकलती हूँ ना, शराब की बोतल को देखती हूँ, तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कि कैसे शराब की बोतल को घर की बर्बादी के लिए सजाया जा रहा है। और ये वही महसूस कर सकता है जिसके घर में शराब पीने वाला इंसान हो। माँ जी, ये शाम आती ही क्यों है? शायद एक गहरे अंधेरे के बाद एक रोशनी के लिए। चलो, आज के तमाशे का शो शुरू हो गया है।
धन्यवाद। अरे कुछ तो शर्म कर। अपनी बुढ़िया माँ को, बीवी को कब तक शर्मिंदा करता रहेगा? कुछ तो सोच। अरे माँ के बारे में नहीं तो बीवी के बारे में तो सोच। मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी वो? बाजी, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नशे में है ये भी। अरे माँ, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपनी माँ से और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और मैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं चिंगारी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? हैं? यहाँ पे आग लगाना है ये? बना उसको यहाँ से। चिंगारी बिना वजह कहीं जाती नहीं है, और जहां जाती है ना वहां आग तो जरूर लगाती है, लेकिन बुराई में, समझा? होश में भी कहाँ सुनता है। रोज सुबह समझा के भेजते हैं और रोज वादा करके जाता है, और शाम को तुम जैसा कोई भला मानस इसको घर छोड़ के आता है। ले जाओ इसे, अंदर से लो, ले जाओ। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, ये सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है आप दोनों में से? प्यार प्यार तो हम दोनों से ही करता है। अच्छा, ठीक है माँ जी। भैया आप थोड़े से पैसे दे दो। बेटा कुछ पैसे होंगे? बेटा कुछ मदद कर दोगे? थोड़े पैसे। अरे नहीं अम्मा, आपने तो ऐसा धंधा बना रखा है, आप लगते ही नहीं भिखारी वो मांगने वाले पैसे। जाइए अपना से जाइए। माँ, ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप लोग? मेरी इज्जत की कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है? चलो यहाँ से। तू जा, घर जाके शराब पी, और कुछ पैसे कम पड़ जाए ना तो भीख मांग रही हूँ मैं, ले आऊंगी तेरे लिए। देखो भैया कुछ दे दो। क्या धंधा बना रखा है, रोज काटो यहाँ से। भैया थोड़े से पैसे दे दो। पैसे पैसे तो नहीं है। चलो मेरे घर चलो, रानी बना के रखूंगा। पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? चलो। अरे ओए, बताओ। हाथ छोड़ इसका। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने भविष्य की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो शराब छोड़ने नहीं वाले, यही करना पड़ेगा ना मुझे। भीख मांग रही हूँ मैं। अरे यार, इनका तो ये घरेलू ड्रामा लगता है। कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? ये ड्रामा, ये तमाशा सिर्फ तेरे घर का नहीं है, हर उस घर का जहाँ पे तेरे जैसे शराबी रहते हैं। अरे तमाशा तू जैसे शराबी शराब पी करते, और तमाशा इन जैसे लोगों का बन जाता है। अरे इन्हें तो सिर्फ घर की चार दीवारी में रहना होता है, बाहर तू जैसे लोग निकालते हैं। समझा? तूने इसे थोड़ा सा नजारा देखा है और फिर इज्जत पे बात बनाई। इनके दिल से पूछ, ये क्या क्या झेलते हैं। देखा ना तूने, सुना ना तूने। ये जो समाज है ना, ये कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन तू बदल गया ना, तेरी घर की स्थिति बदल जाएगी। वरना एक काम कर, तू पी के मर जा और छोड़ जा इन दोनों को समाज को नोचने के लिए। समझ गया मैं। ये सब कुछ आप लोगों ने मेरी आंखें खोलने के लिए किया है ना? सही किया। मुझ जैसे शराबी को, मुझ जैसे क्या, मुझ जैसे हर उस शराबी को रास्ते पे लाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए, यही एक सही तरीका था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरी जान चली गई इस शराब पीने की वजह से, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी बीवी, मेरी माँ का क्या होगा? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और चिंगारी दीदी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। देख बेटा, जो शराब होती है ना, इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब इंसान को पीती है। याद रखना इस बात को। और आज के बाद से अगर तूने शराब की तरह नजरें उठा के देखी ना,
भगवान भोलेनाथ की कसम, जहां मिलेगा ना वही जला दूंगी तुझे, समझा? चल चल। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत के शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ तो दीपा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगे ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो फिर बुरा मान गई, आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना था तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे
म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था? एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। ए सरस्वती माता, मुझे माफ करना। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश।
छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। अब यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे कोई, बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तक नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी, एक बार सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती, तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना, बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं।